नमस्कार। आप लाउड इंडिया टीवी पर हैं और देख रहे हैं द संतोष भारतीय शो। मैं हूं संतोष भारतीय। मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं। इसलिए मुस्कुराइए, इसलिए नहीं कि आज आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना है और उससे आप चमत्कृत हैं। बहुत सारे लोग चमत्कृत हैं, मैं भी चमत्कृत हूं। इसके ऊपर तो भी कई दिनों तक आपस में चर्चाएं चलेंगी, बहस चलेंगी, वाद विवाद चलेंगे और किसान लोग इस आज के भाषण को लेकर के और राज्यसभा के भाषण को मिलाकर प्रधानमंत्री जी के अपने बारे में कोई फैसला लेंगे। उन्हें आगे कैसा आंदोलन करना है, क्या नहीं करना है, आगे आगे। पर आज इसलिए मुस्कुराइए कि आज एक बड़ी कमाल की बात है। जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा में भाषण दे रहे थे तो अचानक मेरा ध्यान प्रधानमंत्री जी के अपने ऑफिशियल साइट पे चला गया और उस साइट पर मैंने देखा कि 11,000 लोग उनके भाषण को सुन रहे हैं। और यहां से मुझे उत्सुकता हुई कि अगर 11,000 लोग प्रधानमंत्री जी का भाषण उनके अपने ऑफिशियल साइट पे सुन रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी जिसके 10 करोड़ मेंबर हैं उसके लोग कितना इस भाषण को सुन रहे होंगे। मैंने देखा सिर्फ 4,000 लोग उनके भाषण को, जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल साइट है, उसके ऊपर सुन रहे थे। अब मुझे याद आया कि कुछ और लोगों को देख लूं, तो मैंने जी टीवी खोला, उस पर 11,000 थे। बीबीसी देखा, उसके ऊपर 4,000 थे। तो मैंने अंदाजा लगाया कि भिन्न भिन्न साइट्स को अगर जोड़ें तो किसी पे 4,000, किसी पे 5,000, किसी पे 10,000, इस तरीके से मिला के देखें तो 50,000 से 60,000 मैक्सिमम संख्या सोशल मीडिया पे डिफरेंट साइट्स पर देखने वाले लोगों की है लाइव। और मेरे दिमाग में सवाल खड़ा हुआ कि क्या हो रहा है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री का भाषण सिर्फ उनकी अपनी साइट पर 11,000 लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी दुनिया में जो क्लेम करती है सबसे ज्यादा सदस्य संख्या है, उसमें सिर्फ 4,000। तब मैंने सोचा कि ये कहीं कुछ, या तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, और या लोगों का अगर इंटरेस्ट खत्म हो गया है या फिर लोग बात में भरोसा नहीं कर रहे हैं। एक ही कारण हो सकता है, क्योंकि जिस सोशल मीडिया का इतना प्रचार खुद प्रधानमंत्री जी ने किया, उस सोशल मीडिया में इतना उनको लेकर के बेरुखी। हर जगह टेलीविजन नहीं है, जो लोग बाहर होंगे सबके पास मोबाइल हैं, साइट्स हैं, लोग उसके ऊपर देखते होंगे, लेकिन जो लोग देखते मिले उनकी संख्या तो बहुत कम दिखाई दी। और फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं देखूं कि जब लाइव होता है तो जो हमारे मित्र हैं, जो सोशल मीडिया वर्ल्ड के स्टार हैं पत्रकारों में, जिनको लगातार गालियां मेन टीवी चैनल दे रहे हैं, वो उनका मजाक उड़ाते हैं और वो उनके मुकाबले खड़े हैं। जैसे मैं नाम लेता हूं अभिसार शर्मा का, मैं नाम लेता हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी का, मैं अजीत अंजुम का नाम लेता हूं। ये सारे लोग ऐसे हैं जो लोग जब आते हैं लाइव तो इनके व्यूज कितने, उनको लाइव देखने वाले कितने होते हैं, लाखों में होते हैं, लाखों में लाइव देखने वालों में। भाषा सिंह ये सब आते हैं तो लाखों लाइव देखने वाले होते हैं। और प्रधानमंत्री जी के भाषण को सिर्फ 11,000 उनके ऑफिशियल साइट पे देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि कहीं कुछ साख का भी मसला है, और इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आप भी थोड़ा सोचिए कि लोगों का अगर विश्वास, ट्रस्ट जिसको कहते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट अगर हो रहा है सरकार के वादों पर, सरकार के कामों पर, सरकार के भाषणों पर, या प्रधानमंत्री जी के भाषणों पर, और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ 4,000 देख रहे हैं अपनी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर, तो फिर तो कुछ गड़बड़ है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपने प्रधानमंत्री में विश्वास नहीं करते हैं? ये मैं मजाक में कह रहा हूं, ये सत्य नहीं होगा। हो सकता है कि जैसे फेसबुक बाकी लोगों के पोस्ट हटा देता है जो सरकार के खिलाफ है, जिस तरीके से ट्विटर ने 500 अकाउंट खत्म कर दिए, उन अकाउंट्स को
जिसको उसने कहा कि इसमें आपत्तिजनक सामग्री आ रही थी, वो आपत्तिजनक सामग्री थी किसानों का समर्थन। भारत के किसानों का समर्थन करने वाले जिन ट्विटर प्रेमी लोगों ने अपने अपने अकाउंट खोले थे, उन 500 लोगों के अकाउंट जो किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे, उनको डिलीट कर दिया, उनको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो जैसे ट्विटर ने किया वैसे फेसबुक ने भी एक लिस्ट बना रखी है शब्दों की और लोगों की और उनकी यूट्यूब, उनके उनके फेसबुक चैनल्स के, जिसमें वो जब आते हैं तो उनकी की गई सारी बात, उनके द्वारा किया गया लाइव, उनके द्वारा की गई पोस्ट डिलीट हो जाती है। वो उसका प्रमोशन नहीं कर, आगे ही नहीं जाने देते, ब्लॉक कर देते हैं। हम समझते हैं कि हम फेसबुक के ऊपर बड़ा कमाल कर रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, पर उनके पास जाता नहीं है, वो आप शेयर ही नहीं कर सकते उसको। ये कमाल टेक्नोलॉजी के दम पर जो समाज प्रेमी नहीं लेकिन जो सत्ता प्रेमी है, जो समाज प्रेमी नहीं लेकिन जो दलाल हैं सत्ता के, वो लोग करवा रहे हैं इसको। तो जो सामाजिक लोग हैं, जनता से प्रेम करते हैं, वो एक तरह से काम करते हैं। जो जनता द्रोही है, जो समाज द्रोही है, वो दूसरी तरह से काम करते हैं। सोशल मीडिया को भी उन्होंने अपना बंधक बना लिया है, खासकर फेसबुक को और ट्विटर को। तो जिस देश में आपकी बात को जाने के संसाधन, वो संसाधन जिनका प्रचार खुद एक समय हमारे देश के प्रथम नागरिक ने किया हो, प्रैक्टिकली, टेक्निकली तो राष्ट्रपति है, लेकिन प्रैक्टिकली जो प्रथम नागरिक हैं, उन्होंने इतना प्रचार किया हो, सेना में प्रचार किया हो, हर जगह प्रचार किया हो, उसके ऊपर जब हमला होता है और वो हमला सरकार से ही जुड़े लोग करवाते हैं, मीडिया से जुड़े लोग करवाते हैं, तब फिर थोड़ा सा कोफ्त होती है कि ये तो बराबरी की लड़ाई नहीं है। जैसे उदाहरण देता हूं, एक बार मन की बात आई और देश के लोगों ने, सबने उसके ऊपर डिसलाइक मार दिया। उसके बाद वो ऑप्शन ही हटा दिया गया, लाइक डिसलाइक का कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर मन की बात जहां जहां भी उनके द्वारा रिलीज होगी या ब्रॉडकास्ट होगी। तो अजीब हमारा देश हो गया है। अब मैं सिर्फ इतना, कुछ और चीजें हैं जो आपसे कहना चाहता हूं। एक तो ये कि विभत्स रूप उत्तराखंड में उन टनल से निकल रहा है, जो टनल्स बनाई गई और जिनके बारे में अब एक नई थ्योरी चलाई जा रही है कि ये तो ग्लेशियर टूट गया, पता नहीं किस कारण से नहीं टूटा। आपने पर्यावरण की ऐसी तैसी कर दी, पर्यावरणविदों की सुनी नहीं उत्तराखंड में, और टहरी बांध तक आपने बना दिया। और उसके पहले जितने आपने छोटे छोटे बांध बनाए या जितने पेड़ काटे और जितना भ्रष्टाचार किया, उसका ये परिणाम है, ये दुर्घटना। क्योंकि इसी को तो वैज्ञानिक लगातार कहते रहे, अभी 2 साल पहले भी उन्होंने कहा, 3 साल पहले भी कहा, 5 साल पहले भी कहा, और सन 80 से कह रहे हैं, जब से चिपको आंदोलन शुरू हुआ। चंडी प्रसाद जी भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको शुरू किया। ये दोनों महान समाज सेवी हैं जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया, जो पेड़ों से चिपक गए, कह रहे थे पेड़ हमारे भाई हैं, इन्हें हम नहीं कटने देंगे, पहले हमें मारो तब पेड़ों को काटो। लेकिन सरकार है, व्यवस्था है, ठेकेदार हैं, ब्लैक मार्केटियर हैं, अवैध खनन वाले हैं, सबने मिलकर के इनकी बात नहीं मानी और इनके ऊपर दमन किया। ठीक है, आपने लाठियां मार दी, लोगों को जेल भेज दिया, उनका मनोबल तोड़ दिया, बिल्कुल ठीक है, पर अभी क्या हुआ? उस समय तो आपने तोड़ दिया, आज उससे 1000 गुना ज्यादा नुकसान हो गया। आपकी विद्युत परियोजनाएं बह गईं, आपके विकास के नारे बह गए, लोग मर गए। अभी ये पता नहीं है कि टनल में कितने लोग फंसे हुए हैं, उसमें कारें बर्बाद हो गई, उसमें लोग मर गए कीचड़ से दब करके। और अभी भी हाल ये है कि कीचड़ हटता है और पीछे से पानी और कीचड़ और उसकी जगह आ जाता है। अब कुछ कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शायद कल शाम तक या परसों तक हम टनल को साफ कर पाए, पर वो नदी में जितना और विनाश किया है आगे तक, उसका अभी लेखा जोखा नहीं हुआ। जो गांव बहे हैं उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये जो विनाश हुआ है वहां पर, अभी भी सरकार इस विनाश से सीख नहीं रही है। दिल्ली में अवैध
कंस्ट्रक्शन है, अवैध निर्माण है। महानगरों की बात कर रहा हूं, बंबई में पूरे समंदर को खा गई हैं सरकार और ये प्राइवेट बिल्डर्स। जितना समुद्र का किनारा है वो उसको पाट दिया है, और जितना ज्यादा बंबई में बाढ़ आती है क्या होगा। एक मीठी नदी तो बंबई में कहर ले आती है। अब आपने समुद्र को भी घेर लिया, उस पर जमीन बना दी, सड़क बना दी, मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है, छोटे शहरों का तो हाल ही भूल जाइए। वहां तो अभी सामान्य नागरिक सुविधाएं भी नहीं है, स्मार्ट सिटी का तो कहीं पता नहीं है। लेकिन जो भी है वो पर्यावरण के विरुद्ध है। इतने पेड़ कट रहे हैं, कितने पेड़ कट रहे हैं अंदाजा नहीं, हर जगह, और विकास के नाम पे कट रहे हैं। दिल्ली तो पूरा कंक्रीट का जंगल हो गया। कहाँ हरे भरे पेड़ों से लदी हुई दिल्ली होती थी। जो लोग हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से निकलते थे उन्हें दिन में मकान नहीं दिखाई देते थे, और कितना सुरक्षित था। देश की राजधानी थी। मान लीजिए कभी चीन से लड़ाई होती या पाकिस्तान से लड़ाई होती तो रात में एक ब्लैकआउट हो जाता और कोई पता ही नहीं लगा पाता कहाँ है। आज ब्लैकआउट हो, सब चीजें साफ नजर आती हैं, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, संसद हो, प्रधानमंत्री का निवास हो, सब साफ नजर आता है। कहीं भी बम डाल दो। युद्ध के दिनों में वो पेड़ हमारे कवच थे, वो छायादार पेड़ हमारे कवच थे, हमारे प्रदूषण को सोख लेने वाले थे और उसके बदले में ऑक्सीजन देते। अब इसमें प्रदूषण से दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है। आप देखिए क्या प्रदूषण का स्तर है। लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, आप उसको किसी न किसी बीमारी के सर ठूक देते हैं। ये जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को सरकार ही कर रही है, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उनसे मिलकर के कर रही है। किसी भी चीज के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। एनजीटी नाम की एक संस्था है, वो उनके ऊपर हमला करती है जो बेचारे हमें खाना खिलाते हैं। जैसे ट्रैक्टर 10 साल से पुराने नहीं चलेंगे। अब ट्रैक्टर किसान नए 10 साल में अगर खरीद ले, गरीब किसान है, 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर की पूंजी वाला किसान है, वो किसी तरह बैंक से लोन लेकर के ट्रैक्टर लेता है, अपनी खेती करता है। क्योंकि अब बैल पशु तो खत्म हो गया गांव में, गाय खत्म हो गई, बैल खत्म हो गए। मोटे तौर पर उनसे जो खेती का काम होता था वो होना बंद हो गया। अब उसकी जगह मैकेनाइज छोटे ट्रैक्टर, बड़े ट्रैक्टर आ गए। किसान मजबूरी में वही ले रहे हैं, और उसका कर्ज चुकाते चुकाते बूढ़े हो रहे हैं, अधमरे हो रहे हैं, और वो कर्ज उनके जाने के बाद उनके बच्चों के ऊपर आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद किसानों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी का कोई अंत नहीं है। उन्हें डीजल महंगा मिलता है, उन्हें खाद महंगी मिलती है, उन्हें बिजली महंगी मिलती है, जब मिलनी चाहिए तब नहीं मिलती है, जब जाड़ा हो, पाला हो, रात में मिलती है, दिन में नहीं मिलती है। वो बेचारे किसी तरीके से अपनी जिंदगी चला रहे हैं। लेकिन शहरों में रहने वाले बाबू लोग, शहरों में रहने वाले अधिकारी, शहरों में रहने वाले वो सारे लोग जो ठेकेदारों के साथ मिलकर के किसी तरह से दुनिया को लूट रहे हैं, उन्हें सब कुछ मौके पे मिल जाता है। आज सुबह से एक टेलीविजन चैनल दिखा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर खाली हो गए। कौन सा बॉर्डर? गाजीपुर बॉर्डर, जहां राकेश टिकैत। इस समय टेलीविजन चैनलों का एक छत्र उद्देश्य राकेश टिकैत की इमेज खराब करना और किसानों की इमेज खराब करना। वो राकेश टिकैत के मोर्चे पर, जो उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ता है, गाजीपुर बॉर्डर, वहां जाकर के वो दिखा रहे हैं टेंट में। अब खत्म, लोग यहां से चले गए, अब धरना खत्म। यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ 5 लोग हैं। उसका कैंपेन आज दिन भर उस टीवी चैनल ने चला रखा। वो सत्ता के सबसे नजदीक राज्यसभा का प्रत्याशी टेलीविजन के संपादक है, हमारे बहुत परम मित्र हैं। और मैं उनको इस तरह नहीं मानता था कि वो इस तरीके से बेशर्मी करेंगे, लेकिन बेशर्मी कर रहे हैं। आज अपने टेलीविजन चैनल पे दिन भर उन्होंने किसानों के खिलाफ कैंपेन चलाया, जबकि छोटे चैनल दिखा रहे हैं कि किसान यहां से उठ के अपने गांव में गन्ने के लिए, गेहूं के लिए, मक्का के लिए जा चुके हैं खेती करने के लिए। क्योंकि किसानों ने ये रणनीति बनाई है कि हम अपने घर का भी काम करेंगे और हम आंदोलन भी करेंगे। तो उन्होंने आपस में एक तरीके से
पाली बांध ली है कि इतने दिन तुम रहोगे, इतने दिन हम रहेंगे, इतने दिन वो ट्रैक्टर ले जाएगा, वो सामान ले जाएगा और बाकी समय हम आंदोलन करेंगे। और ये लोग कहां चले गए हैं? सरकार को ये चिंता बहुत ज्यादा खाई जा रही है कि यहां तो लोग कम हो गए, लेकिन हर जगह किसान महापंचायत हो रही है, बिना नेताओं के किसान महापंचायत हो रही है। कैसे हो रही है? आप, मेरा ख्याल है, सोशल मीडिया पे फोटो देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि किसान महापंचायत कैसे हो रही है, किसान महापंचायत में क्या फैसले हो रहे हैं, उसमें कौन शामिल हो रहे हैं, और एक स्वतः स्फूर्त नेतृत्व पैदा हो रहा है, एक लीडरशिप पैदा हो रही है जो नौजवानों की लीडरशिप है, छात्रों की लीडरशिप है, और सब मिल गए हैं। आज हमारे यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष अखिलेंद्र प्रताप सिंह 5:30 के प्रोग्राम में थे, जो प्रधानमंत्री जी के भाषण का हमने विश्लेषण किया। उसमें उन्होंने एक जानकारी दी कि कल इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के भूतपूर्व अध्यक्ष बड़ी संख्या में मिले और सबने एक स्वर से किसान आंदोलन का समर्थन किया। मैं 5 दिन से कह रहा हूं कि किसानों के बीच में छात्र जा रहे हैं। अभी परसों पूर्वी उत्तर प्रदेश के या पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र संघों के मौजूदा प्रतिनिधि आके मिले थे, जो कहीं अध्यक्ष है, कोई महामंत्री है। उसने राकेश टिकैत को अपना समर्थन पत्र किसानों के आंदोलन के समर्थन में सौंपा। और आज उन्होंने बताया कि कल इलाहाबाद में विश्वविद्यालयों के भूतपूर्व अध्यक्षों की बैठक हुई। मुझे ये मालूम था, लेकिन मैंने परसों आपसे कहा था कि जो 9 तारीख को मीटिंग होने वाली है इलाहाबाद में, मैं उसकी जगह नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप में से जाहिर है इंटेलिजेंस वाले भी सुनेंगे। ये उनका कर्तव्य है कि वो उसे देखें और तलाशें, अगर उन्हें जानना है तो। सक्सेसफुल मीटिंग उसी तरीके से मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि गांव में जितनी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, स्वतः स्फूर्त पंचायतें हो रही हैं, वो पंचायतें देश का भावी नक्शा कैसा होगा इसे दिखा रही हैं, इसके संकेत दे रही हैं। वो दिखा रही हैं कि राजनीतिक दलों का, उनकी साख कितनी ज्यादा कम हो गई है, लेकिन वो एक आशा भी दे रही है। किसानों के नाम पर जो राजनीतिक नेता जा रहे हैं, उनकी कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही, जिनकी पहले मीटिंगें ही नहीं होती थी, जो जनता के बीच में जाने की हिम्मत ही नहीं करते थे, किसान आंदोलन के नाम पर वो पंचायत बुलाते हैं। उदाहरण के लिए जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी उनकी मीटिंगें हो रही हैं। राजस्थान में राजेश पायलट, बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन हो रही है किसानों के सवाल के ऊपर। न इन्हें गलतफहमी है, न किसानों को गलतफहमी। वो कांग्रेस के समर्थन में नहीं हो रही है, वो लोक दल के समर्थन में नहीं हो रही है, वो हो रही है किसानों के समर्थन में। जिस दिन ये लोग किसानों की बात करना छोड़ देंगे, उस दिन इनकी सभा में 50, 100, 200, 500 लोग आएंगे। किसानों के नाम पर इनके यहाँ पर हजारों लोग आ रहे हैं, 50,000, 60,000, 80,000, जैसा अंदाजा लगा लीजिए वैसे लोग आ रहे हैं, क्योंकि फोटो बताती है कि कितनी विशाल मीटिंग है। और शायद राजनीतिक पार्टियों के नेता अब किसानों के नाम पर भी कुछ न कुछ लोगों को इकट्ठा करने की या अपने गोल में लाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव ने अब तक शुरू नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है वो भी जब शुरू करेंगे तो उन्हें काफी बड़ी भीड़ मिलेगी। लेकिन हाँ, इन सबके लिए चेतावनी भी है, ये पंचायतें जो इनके यहाँ इनके कहने पे हो रही हैं, इनके नाम पे हो रही है कि किसान पंचायत को राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट संबोधित करेंगे, अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। वहां की भीड़, वो भीड़ किस नाम पे हो रही है? क्योंकि किसानों के साथ आ रहे हैं। किसानों को भी इस बात का पता है कि जिस दिन ये दूसरा नाम लेंगे, पार्टी का नाम लेंगे, वोट देने की बात करेंगे, झंडे की बात करेंगे, कोई इनके साथ नहीं जाएगा। और ये मेरे लिए बड़ी आशा और संभावना की है, मेरे जैसे समाज विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते, पत्रकारिता के विद्यार्थी होने के नाते, कि मैं देख रहा हूं कि इस देश में एक नई राजनीतिक चेतना आ रही है। अब किसी को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की लीडरशिप का इंतजार नहीं है। वो अपनी लीडरशिप खुद खड़े कर रहे हैं, वो अपने इशू खुद खड़े कर रहे हैं। और अगला आने वाला चुनाव, चाहे हरियाणा को हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे देश का हो, मेरा भरोसा निश्चित मानिए, अगर मेरी
बहुत सारे रिपोर्ट्स आप में से बहुतों ने पढ़ी होंगी। अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए, और उनकी अगर आप प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, तो उन्हें मैं सिर्फ यही बताता हूं कि मेरे अनुमान बहुत गलत नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे अनुमान व्यक्तियों को लेकर या पार्टियों को लेकर नहीं होते हैं। और वो जो मूड जिसका अध्ययन मैंने किया है वो इन सर्वे एजेंसियों से अलग है, क्योंकि पैसा लेके एक वेपन के तौर पे अपने सर्वे का इस्तेमाल करते हैं, इसके जिसका इस्तेमाल राजनीतिक दल ज्यादा करवाते हैं। लेकिन हम लोगों के हित की बात जब लोगों से पता चलती है तो हम उसे सामने रखते हैं, और वो हमें ये बताता है कि अब मुद्दों के आधार पर लोग वोट देंगे। जो मीटिंगें हो रही हैं उसमें साफ हो रहा है, न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न हम खालिस्तानी है, न पाकिस्तानी है, न हम जाट हैं, न ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न दलित हैं, न हम ब्राह्मण हैं। हम किसान हैं, हम किसान हैं, हम ही ताकतवर हैं। हमारे सपने अगर नहीं पूरे होंगे तो इस देश का निजाम हम बदल देंगे। और तभी एक किसान नेता ने कहा था, अभी हम तो सिर्फ कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, और जब हम गद्दी वापसी की मांग करेंगे जो हमने आपको दी है तो क्या होगा। इस वाक्य के पीछे निहित अर्थ को आप समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो दोबारा सुनिए। किसान नेताओं का कहना है कि अभी तो हम इन तीनों काले कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, तब आप इतने परेशान हैं। अगर हम गद्दी वापसी की मांग करेंगे तब आपको कैसा लगेगा, आपकी क्या हालत होगी। और किसान क्यों कर रहे हैं गद्दी वापसी की मांग? क्योंकि किसान को ये पता है कि उन्हीं के वोट से, इतने बड़े बहुमत से सत्तारूढ़ पार्टी सरकार बनाने के लिए सरकार बनाए हुए है, जिसका उसे घमंड आ गया है। उसे लगता है कि उसके चेहरे, उसकी भाषा, उसके झूठे वादों के ऊपर लोगों ने वोट दिया। हाँ, ये सत्य है कि झूठे वादों पे वोट दिया, विश्वास किया कि आप कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं पिछली सरकार का, और पिछले 5 साल में आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ वादे किए। आपने कहा कि अब वादों को पूरा करने के लिए हमको 5 साल चाहिए, लोगों ने आपको दिया, पर उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला 3 काले कानून, जिनका किसान विरोध कर रहे हैं, जिनको पार्लियामेंट में जोर शोर से बताया जा रहा है कि किसान बेवकूफ है, आंदोलनकारी है, आंदोलन जीवी है, परजीवी है, यानी पैरासाइट है। ये किसानों के बारे में जो भावना लोकसभा और राज्यसभा के जरिए बनाई गई, उस भावना की निंदा होनी चाहिए। और किसान इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए किसी ने भी प्रधानमंत्री के भाषण का सख्ती से विरोध नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि ठीक है, 2 अक्टूबर के बाद देखेंगे, हम अपने आंदोलन का जब नया चरण शुरू करेंगे तब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। आप भी देखिए आपको क्या करना है। तो मैं अपनी सारी बात आपके सामने रख रहा हूं इसलिए क्योंकि आज का दिन मुस्कुराने का तो है। जिस तरह से ट्विटर, सोशल मीडिया पे देखने न देखने का खेल हुआ, मुझे लगा इसकी चर्चा आपको करनी चाहिए। आपके पास तो इंटरनेट है, आप अभी चेक कर लीजिए कि किसका भाषण कहाँ, कितने, कौन लोग सुन रहे थे लाइव, और सब मिला के क्या संख्या होती है। 10 करोड़ की पार्टी की संख्या 50,000, चलिए हम 1 लाख कर देते हैं, इससे ज्यादा तो किसी कीमत पर नहीं है। संकेत देता है, संकेत पढ़ने की क्षमता राजनेताओं में आनी चाहिए। अगर वो अपनी क्षमता नहीं विकसित करेंगे तो उन्हें चुनाव में नुकसान होगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, संतोष भारती शो में मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, और आखिर में फिर वही अनुरोध कि जरूर आप मुस्कुराते होंगे, मुस्कुराइए सवेरे उठ करके, खुद भी खुश होइए और दूसरों में भी खुशी बांटिए। नमस्कार, जय हिंद।